Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 24 मई 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है किर्गिस्तान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है दोस्तों। कई बार मैंने आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पढ़ाया है, याद होगा। जब भी इन्फ्लेशन का टॉपिक आता है तब मैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों पढ़ाता हूं, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझाता हूं। तो बेसिकली आज आपका क्वेश्चन यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन इंडिया। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो रिलीज होता है या ये जो इंडेक्स को तैयार करता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, सी लेबर ब्यूरो या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही जगह पर कवर हुए हैं। और उस आर्टिकल में दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक को लेकर एक सबसे बड़ी जो चिंता है वो दिखाई गई है। आपको यहाँ पे न्यूमरस आर्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, लाइव मिंट, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इवन यहाँ पर इंटरनेशनल आर्टिकल आप देख पाओगे, द गार्जियन। ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि ह्यूमन टेस्टिकल के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। ये आप देख पाओगे, एक और आर्टिकल है। फिर इसी प्रकार से आपको और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ह्यूमन टेस्टिकल कंटेन माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन एवरी ह्यूमन टेस्टिकल इन स्टडी। तो माइक्रोप्लास्टिक है क्या, जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर ये ह्यूमन टेस्टिकल के अंदर जो पाया गया है ये कितनी कंसर्निंग सिचुएशन हो सकती है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है पिछले 2 से 3 दिनों में आर्टिकल। उसके अलावा आज का द हिंदू अखबार आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 3 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक करेंगे। वहां पर भी माइक्रोप्लास्टिक की बात की गई है। तो यहां पे बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल का वो दूसरा है, जो पहला था कॉन्टेक्स्ट वो आर्टिकल का दूसरा है, लेकिन यहां पर दूसरा है। लेकिन बात बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक को लेकर ही की गई है। यहां पर क्या है, मछलियों के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अष्टमुड़ी लेक के अंदर में ये बात भी एक स्टडी के अंदर प्रूव की गई है। तो आप समझ रहे हो ह्यूमंस के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए कितना बड़ा खतरा यहाँ पर साबित हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक। चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये माइक्रोप्लास्टिक्स होती क्या हैं। वर्ड जो माइक्रो है यही हमको बताता है कि ये प्लास्टिक वो है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इस तरीके से आप ये फोटो देख पा रहे हो, ये इतना छोटा साइज आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जिसको माइक्रोप्लास्टिक का नाम दिया गया है। ये वो प्लास्टिक होती हैं जिनका साइज कह सकते हो कि 0.2 इंचेस के आसपास होता है, यानी कि 5 मिलीमीटर से कम, 5 mm से कम आपको साइज देखने को मिलेगा इन प्लास्टिक का। इतना ज़्यादा छोटा, ये आप देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर में, एक अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे ये कितना ज़्यादा छोटा है साइज में। और दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक की भी 2 कैटेगरीज आज के समय पर देखने को मिलती है, एक प्राइमरी भी है और दूसरा है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अगर हम इन दोनों को थोड़ा विस्तार से समझें तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स कौन सी हैं, ये भी दोस्तों टाइनी यानी छोटी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको बनाया जा रहा है। लेकिन इनको जो बनाया जा रहा है वो स्पेशली कमर्शियल यूज के लिए, कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनका यूज हो रहा है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह पर इनका यूज हो रहा है। तो एक समय पर एक चीज तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक को डिजाइन कर रहे हैं, वो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है जिनका कमर्शियल तरीके से यूज किया जा रहा है। दूसरी है सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक।
अब ये सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक अपने आप क्रिएट हो रही है। कैसे? जो बड़े साइज के प्लास्टिक के आइटम्स है वो समय के साथ में धीरे धीरे गलने सड़ने लगते हैं, वैसे बहुत टाइम लग जाता है उन्हें, और वो एनवायरमेंट के अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनकर आते हैं जिनका साइज 5 mm से कम होगा, देन वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल यहाँ पर दोस्तों एक समय बाद एनवायरमेंट में जब पड़ी हुई है तो कुछ समय बाद वो खराब होने लगेगी और उससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर जो प्लास्टिक्स के हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। तो ये होता है आपका सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। अब सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली यहाँ पर सन की रेडिएशन आ रही है या कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसकी वजह से यहाँ पर ये क्रिएट हो जाती है। बड़ी प्लास्टिक टूटकर छोटी माइक्रोप्लास्टिक्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन ये है, जब ये प्लास्टिक्स हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर में, दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो उसका कंसर्निंग सिचुएशन क्या है? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये एनवायरमेंट के ऊपर में एक बुरा इंपैक्ट डाल रही है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक इतने छोटी साइज़ की है जिसको यहाँ पे सही से नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार यहाँ पे एनवायरमेंट में वो प्रेजेंट हो जाए या ओशन में प्रेजेंट हो जाए, उसको मछलियाँ खा सकती हैं। अब मछलियाँ उन्हें खाया, मछलियों के अंदर पहुँच गया। ठीक है, अब वही मछली यहाँ पर कई लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, सी फूड कई लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक उस फिश के जरिए यहाँ पर उस इंसान के अंदर में पहुँच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अब ये वाला आर्टिकल दोस्तों देखिएगा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में थंबनेल के बेसिस पर डिस्कशन किया, कि स्टडी ने यहाँ पर यह बताया कि ह्यूमन टेस्टिकल, ह्यूमन के साथ साथ एक पेट डॉग भी था, डॉग के टेस्टिकल के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर ये माइक्रोप्लास्टिक पाई गई। और ऐसी बहुत सारे रिसर्चर्स ने यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन किया, डिटेल से यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स देखने को मिली ह्यूमन टेस्टिकल के अंदर में, ये एक इंसान की मेल फर्टिलिटी के ऊपर में नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है और साथ ही साथ में स्पर्म काउंट को भी रिड्यूस कर सकता है, स्पर्म काउंट भी यहाँ पर कम कर सकता है। वो यहाँ पे इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स होती क्या है ये तो हम बता ही चुके हैं। 5 mm के साइज से जो कम साइज का प्लास्टिक का टुकड़ा है, छोटे छोटे पीसेस हैं, वो माइक्रोप्लास्टिक हैं। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है इम्पैक्ट के बारे में, तो ह्यूमन हेल्थ रिस्क सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज के समय पर दिख रहा है। एक इंसान के बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक है जिससे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, एंडोक्राइन डिसरप्शंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या पहली बार ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिला है? नहीं, पहली बार दोस्तों ह्यूमन टेस्टिकल के अंदर में, प्राइवेट पार्ट में यहाँ पर ये देखने को मिला। उससे पहले अगर आप देख पाओगे ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा चुका है, लंग्स में पाया जा चुका है, ब्रेस्ट मिल्क में, प्लेसेंटाज में भी पाया जा चुका है। तो ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, और एनिमल्स के लिए कैसे खतरनाक हो सकते हैं वो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर ही लिया था, है ना। फिश वगैरह भी यहाँ पे इसको कंज्यूम कर रही है जिस वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है। फिर एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक है, एनवायरमेंट भी लगातार इससे पल्यूट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स को काउंटर करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। थोड़े बहुत स्टेप्स के बारे में पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मेंस में कई बार ना स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को काउंटर करने के लिए, तो उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप उसको एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का ये नियम आपको देखने को मिलेगा, जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में लेकर आया गया था। ठीक है, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप जो था वो है प्रोजेक्ट रीप्लान, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। इस वाले प्रोजेक्ट को कौन लाया था? इसको लाया था KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देन लाइफ मिशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है। ये तो कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स हो गए। उसके बाद अगर हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो दुनिया भर में भी कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं इस प्रकार के प्लास्टिक्स को काउंटर करने के लिए, जैसे काउंटर मेजर 2 प्रोजेक्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लेटर, फिर UNEP प्लास्टिक इनिशिएटिव्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, ज़्यादा डिटेल्स इसमें घुसना नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पूछा जाएगा मेंस में तो आप उसको डिटेल्स एक्सप्लेन कर पाओगे तब। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, मतलब आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, बात यहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक्स की हो रही है। अब माइक्रोप्लास्टिक होता क्या ये तो आपको समझ में आ गया, और पहला वाला सिचुएशन क्या था वो भी क्लियर हो गया। दूसरा आर्टिकल ये बोलता है कि अभी मछलियों के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, लेकिन कहाँ पर? अष्टमुड़ी लेख में।
अब इस आर्टिकल को दोस्तों मैं माइक्रोप्लास्टिक के लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेसिकली अष्टमुड़ी लेक के बारे में। तो ये लेक, ये जो झील है अभी न्यूज में बनी हुई है, एग्जामिनेशन में कई बार अलग अलग लेक को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अष्टमुड़ी लेक के बारे में बताता हूं। ये जो झील है दोस्तों ये केरला में है। अगर आप मैप देखोगे इस तरीके से, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का मैप हो गया, ये हो गया तमिलनाडु और इधर हो गया यहाँ पर केरला। केरला में जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क ऑलरेडी हुआ है। इसी कोलम डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक झील है किनारे, आप यहाँ पर देख पाओगे, वो है अष्टमुड़ी लेक। ठीक है, ये रहा, इसका अगर हम जूम करके देखें तो ये रही अष्टमुड़ी लेक। अब दोस्तों ये न्यूज़ बनी हुई है क्यों? वही माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। तो एग्जामिनेशन में लोकेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई लेक को लेकर क्वेश्चंस बन चुके हैं। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सर्च भी कर सकते हो गूगल पर। अष्टमुड़ी लेक की जब बात करते हैं तो केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। केरला की दूसरी सबसे लार्जेस्ट झील की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट लेक है पूरे केरला में ये अष्टमुड़ी लेक। ठीक है, ये जो नाम है इसका अष्टमुड़ी कहाँ से पड़ा? अष्ट मतलब 8, मुड़ी मतलब ब्रांच, 8 ब्रांच के बेसिस पर इसका नाम अष्टमुड़ी रखा गया। अब क्वेश्चन यह है कि भाई ये तो एक झील है, अब है तो झील, झील में पानी कहाँ से आता है? नदी से आ रहा है, तभी तो उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो कौन सी नदी का पानी दोस्तों इस झील के अंदर भर रहा है? तो ये जो लेक है इसको पानी मिलता है रिवर कलड़ा से। ध्यान रखिएगा, रिवर जो कलड़ है ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से। यही हमारे वेस्टर्न घाट्स भी हैं। तो वेस्टर्न घाट में जो एक जगह है कुलाथुपुझा, वहाँ से दोस्तों ये नदी आती है कलड़, और ये नदी बहती हुई आकर इस वाली झील को भी पानी देती है। किस झील को? अष्टमुड़ी झील को, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये झील दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि साल 2012 में जो ये ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी वाली झील है अष्टमुड़ी, इसके 8 अलग अलग क्रीक्स के साथ में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। साथ ही साथ में इसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जा चुका है वेटलैंड के रूप में। यानी वही होता है रामसर साइट का टैग देना, मतलब अब उसको यहाँ पर एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल चुका है, दुनिया की लिस्ट में है, उसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में बहुत कुछ था, इससे पहले एक और आर्टिकल देखा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सब देखने को मिली है, वो सब इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक सिंपल से पीडीएफ में आपको कंपाइल करके इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर फ़ायदेमंद ये है कि आपको इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर मिलता है। आपको पीडीएफ वगैरह इकट्ठा करके, कलेक्शन करके, सीक्वेंस से मैनेज करना, बार बार देखना, पढ़ना, उसमें स्टोरेज के इश्यूज़ भी आते हैं, वो सारी समस्याओं से आप यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। वो सारी समस्याएं आपकी निपट जाएंगी। क्यों? इस ग्रुप में सारा का सारा जो कंटेंट है दोस्तों, वो यहाँ पर डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, बेनिफिट्स को लगातार उठा सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर के व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना होगा कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, डेमो वीडियो का लिंक। आप उस डेमो वीडियो को देखिएगा कि मुझे इस ग्रुप में किस तरीके से फ़ायदे होंगे, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को उठा सकता हूँ। ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना, सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। पिछले 3 से 4 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद में वीडियो को 8 से 9 के बीच में बना दिया था। वही टाइम रहेगा, 8 से 9 के बीच में ही वीडियो अपलोड होगा। अब उसके लिए परेशान मत होइएगा। आज वीडियो लेट इसलिए हो गया, आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था यार। एक लौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, ये माइक्रोप्लास्टिक वाला। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि आज न्यूज़पेपर एनालिसिस लाना बेकार है यार, एक ही आर्टिकल है, इससे अच्छा मैं उसको कल इंक्लूड कर दूंगा। फिर मैंने सोचा यार कि मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, ये वो। फिर दूसरे न्यूज़पेपर्स को थोड़ा देखा, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मिला, जिसके बेसिस पर आज ये एडिटोरियल आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है। यानी वीडियो वापस से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार है।
दोस्तों आर्टिकल में बात हो रही है इंडिया ने 38,100 मतलब 38,100 हेक्टेयर के जो ट्री कवर है उसको यहाँ पर भारत ने खोया है। यानी इतने सारे जो पेड़ हैं इतने बड़े एरिया में वो पिछले 20 सालों के अंदर में ख़त्म हो चुके हैं। रीज़न है यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, जंगलों के अंदर में आग लगना। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये टॉपिक आपको पता है फॉरेस्ट फायर कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। मैं आपको एक ऐसा कंटेंट देने वाला हूँ जहाँ पर आपका सारा कंटेंट फिक्स रहेगा, चाहे ये आर्टिकल आज आए, अगले साल आए, कभी भी आए, वो चीज़ें यहाँ पर बस खाली आपने थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेना, उसके अलावा यही बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। अगर कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में या आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछा जा सकता है तो हर एक चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से अच्छे से सारी चीज़ों को सुनते हुए चलिएगा। लास्ट में आपने एक अच्छा सा आंसर भी लिखना है। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट फायर को लेकर ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। क्वेश्चन यह है कि एडिटोरियल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड में देखा बहुत खतरनाक जंगलों में आग लगी। वो जंगल में आग लगातार फैलती चली गई। हमारा हमेशा जब भी गर्मियां आती हैं तो एक अटेंशन रहता है भैया फॉरेस्ट फायर से ज़्यादा नुकसान ना हो। इंडिया में जो ज़्यादातर जंगलों में आग लगती हैं, फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती हैं, वो ड्राई सीजन में देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादातर ये इंसिडेंट्स नज़र आते हैं। पिछले साल तो दोस्तों फॉरेस्ट फायर ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिल रहा है, देखने को मिला था। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जंगलों के अंदर आग लगी है, ऐसे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, एनवायरमेंटल कंसर्न है। और अगर ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारी चिंताएं भी लगातार बढ़ती रहेंगी। तो इसके प्रति अभी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बाकी है। वो क्या कर सकते हैं वो राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि ये फॉरेस्ट फायर है क्या आखिरकार, और फॉरेस्ट फायर की स्थिति भारत में क्या है। दोस्तों फॉरेस्ट फायर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कह सकते हो ये अनकंट्रोल्ड आग होती है। जंगल में जब आग लगती है, सूखे जंगल में, तो वो आग किसी से थमती नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया वाली एक आग याद होगी, वो एक अनकंट्रोल फायर होती है जो पूरे बड़े बड़े एरिया को जंगल के बर्बाद कर देती है। नवंबर से लेकर जून के महीने तक दोस्तों यहाँ पर फॉरेस्ट फायर का सीज़न चलता रहता है भारत में। और जो पीक वाला सीज़न होता है वो फरवरी के आखिरी से शुरू होता है, मई तक चलता है। ये फॉरेस्ट फायर का पूरा कह सकते हो कि स्थिति है इंडिया के अंदर में। अब क्वेश्चन यह है कि कौन कौन से रीजन है जो सबसे ज़्यादा प्रोन है, सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे होता है जंगलों में आग लगने के लिए। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 21.67% इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट है। भारत का 21% से ज़्यादा हिस्सा दोस्तों जंगलों से भरा हुआ है। और इसमें से स्पेशली जो जंगल असम, मिजोरम और त्रिपुरा में, ये तीनों के तीनों स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और इन तीनों राज्यों के जो जंगल हैं दोस्तों उनको एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज डिक्लेयर किया जा चुका है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से आग लगती है और सबसे ज़्यादा खतरा भी जंगलों में आग लगने का उन्हीं 3 राज्यों में है। क्वेश्चन ये आता है आखिरकार कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती हैं। तो कारण के पीछे दोस्तों 2 कारण देखने को मिलेंगे, मतलब 2 कारण नहीं, 2 प्रकार के कारण। एक तो आपका नेचुरल कॉज हो गया, दूसरा यहाँ पर कह सकते हो एंथ्रोपोजेनिक कॉज हो गया। नेचुरल मतलब नेचर की प्रति नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक तौर पर दोस्तों यहाँ पे आग लग जा रही है जंगलों में। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानी हरकत की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर दोस्तों जंगलों के अंदर में फॉरेस्ट फायर्स हमको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस को अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण है लाइटनिंग, बिजली कड़कना और कड़कते कड़कते गिर जाना। कई बार जगह पर बिजली जो कड़कती है ना, तो वो गिर भी जाती है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये केबल को, पेड़ों को बिल्कुल पूरी तरह से इसमें एक चिंगारी ऐसा लगाती है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा नेचुरल कॉज है वॉल्केनिक इरप्शन। कई जगह पर आप विदेशों में देखोगे तो बड़े बड़े वॉल्केनोस, ज्वालामुखी हैं जो आसपास फील्ड के, यानी जंगलों के आसपास के फील्ड के पास में ही वो वॉल्केनो देखने को मिलेगा। अब क्या है, वो ज्वालामुखी फटना, ज्वालामुखी जब वो इरप्ट होगा तो उसमें से हॉट मैग्मा निकलेगा और वो मैग्मा निकलकर सीधा फैलता चले जाएगा। और फैलते फैलते जैसे ही वो फील्ड्स के पास में पहुंचेगा वैसे यहाँ पर तुरंत वो फील्ड आग पकड़ लेगा। यानी उसमें पेड़ पौधे होंगे, सूखी घास होगी, एकदम आग पकड़ लेगी और वो अगर आग है लगातार फैलती चली जाएगी।
तो नेचुरल कॉज में ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन भी है। तीसरा, हीट पैटर्न, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ना, लगातार गर्मी बढ़ना भी दोस्तों एक मेन रीज़न बन चुका है सूखे जंगलों में खतरनाक तरीके से आग लगना। एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, उतनी ज़्यादा यहाँ पर जो फायर्स हैं उनके भी केसेस नज़र आ रहे हैं। तीसरा एक और चीज़ है वो है, चौथा एक और नेचुरल रीज़न है वो है लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, हमारे मिट्टी में प्रॉपर तरीके से नमी ना होना। ठीक है, अब जब जंगल सूखे हैं, मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है, सूखी मिट्टी है, सूखी घास है, सब पेड़ पत्ते बिल्कुल सूखे हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है आग खतरनाक तरीके से लगने का। जो हाल ही में उत्तराखंड के अंदर में वाइल्ड फायर देखने को मिला, उसके पीछे का यही रीज़न था। फिर एक और रीज़न आता है वो है नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। कहने का मतलब है इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सूखी लकड़ियाँ, सूखे लक्कड़, स्टम्प्स, डेड लीव्स, बहुत सूखी सूखी घास, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रास वगैरह है, ये सब चीज़ें लार्ज क्वांटिटीज़ में देखने को मिलती है जंगलों में। और जितना ज़्यादा सूखा होगा उतना ज़्यादा गर्मियों में उसमें आग लगने की चांसेस होगी। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके नेचुरल रीजंस हैं, नेचुरल कारण है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मानव की हरकतों की वजह से भी दोस्तों फॉरेस्ट फायर्स हमको देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहला स्मोकिंग, लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने के बाद में जो सिगरेट होती है उसकी जो बट होती है वो पूरी तरीके से जली नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है, ऐसे यहाँ पर फेंक दिया। मान लो वो जंगल है, सूखे पत्ते हैं वहाँ पर, उसने ऐसी फेंक दिया, वो एक पत्ता आग पकड़ेगा, वो एक पत्ता दूसरे पत्ते में आग फैलाएगा, फिर ऐसे दोस्तों धीरे धीरे करके पूरा वाइल्ड फायर देखने को मिल सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं कि सिगरेट बट्स की वजह से भी यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स हुई हो। ये सबसे मेन कारण है दुनिया भर में जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, सिगरेट पीना और आदि जला के ही फेंक देना। दूसरा है कैंप फायर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी काफ़ी सारे लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से पत्ते इकट्ठे करके जला रहे हैं, है ना, फिर वहाँ से चले भी जाते हैं, तो मतलब इंटेंशन नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या होता है वो जो पत्तों में आग लगाकर छोड़ी थी वो दोस्तों कहीं ना कहीं बाकी वाइल्ड फायर्स को फैला सकते हैं। तीसरा है बर्निंग डेब्रिस। कई बार क्या होता है जो भी कूड़ा करकट है, ट्रैश है ना, उसको इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी जाती है। आपने उसको इकट्ठा किया, उसमें आग जला दी। इसकी वजह से भी कई बार जो फॉरेस्ट फायर्स इंडिया में वो देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है सिमिलिपल फॉरेस्ट फायर, वहाँ पर भी सब जो भी सूखे पत्ते थे, घासें थी, जो भी था सब कुछ साफ़ किया, उठाकर इकट्ठा करके जलाया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो आग है वो ऐसी खतरनाक लगी कि फॉरेस्ट फायर के अंदर में वो बदल गई। फिर एक और फैक्टर है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। कई जगह पर ऐसा ही कल्टीवेशन किया जाता है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। खेती की, अब खेती करने के बाद में दोस्तों वहाँ पर पूरी तरह से उसको एरिया को साफ़ कर देते हैं, जला वगैरह कर बर्निंग कर देते हैं उस एरिया की, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब बर्न करने से जब उसको जलाया जाता है तो उसके बेसिस पर भी दोस्तों जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो कभी कभी हमको देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर हैं वो स्प्रिंग के समय पर ही क्यों होती हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इंडिया में ज़्यादातर मार्च और अप्रैल में आपको ये फॉरेस्ट फायर्स नज़र आती हैं। इसके पीछे का रीज़न यह है कि इस समय पर बारिश कम होती है, और जो हमारे उससे पहले कह सकते हो जो विंटर्स के महीने होते हैं, इससे पहले, क्योंकि जनवरी फरवरी अपना ठंडियाँ रहती हैं, मार्च में थोड़ी कम हो जाती है, फिर अप्रैल हो गया, तो होता यह है दोस्तों विंटर्स के समय पर कम बारिश होना। जब कम बारिश होगी तो जंगलों की मिट्टी में नमी कम रहेगी। अब मिट्टी में नमी कम है, मॉइस्चर कम है, तो जो फॉरेस्ट की सॉइल है दोस्तों, इनके अंदर जो ताकत होती है आग को रोकने की, वो ताकत खत्म हो जाती है और आग तेज़ी से यहाँ पर फैलती चली जाती है। तो एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में ज़्यादातर ये इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। जब सर्दियों में बारिश नहीं होगी तो एक रीज़न ये आएगा। दूसरा, लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे फॉरेस्ट में ज़्यादा मात्रा में सूखी लकड़ी वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन है कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला असर दोस्तों यहाँ पे इससे जो हमारा इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। भाई जब जंगलों में आग लगेगी वो जानवर कहाँ जाएंगे, उन जानवरों का रिलेशन जंगल के साथ में सबसे ज़्यादा है, वो सब निकल के इधर उधर भागेंगे, कई उसी में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे इकोसिस्टम तो डैमेज हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे प्लांट्स एनिमल्स वो भी सब खत्म हो रहे हैं। कई ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल कुछ ही मात्रा में बचे हैं, वो जंगल में प्रेजेंट हैं, मान लो वो नहीं बच पाए तो वो प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
तो ये भी एक इम्पैक्ट है फॉरेस्ट फायर का। दूसरा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ऑब्वियस ही बात है, जो जंगल है उनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बर्बाद हो ही रही है, क्योंकि एक बार आग लग गई सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे खत्म हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से इकोसिस्टम मैनेज नहीं हो पाएगा। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। 2011 का जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है 1,70,000 जो गांव हैं इंडिया में वो बिल्कुल जंगलों के आसपास हैं। कई करोड़ लोग दोस्तों पूरी तरह से जंगलों पे डिपेंडेंट है। जंगल से उनको बांस मिल रही है, चारा मिल रहा है, छोटी लकड़ियाँ मिल रही हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, है ना, उससे ही जीवन व्यतीत हो रहा है। अब मान लो आसपास आग लगती है तो सीधा सीधा करोड़ों लोगों के लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक साथ तो सब जगह नहीं लगेगी, जहाँ भी लगती है उस एरिया के लोगों के लाइवलीहुड पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर एक और रीज़न है एयर पोल्यूशन। जो फॉरेस्ट फायर है, ऑब्वियस ही बात है भाई, इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा धुआं होगा कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। मिट्टी बेकार हो ही जाएगी, क्योंकि जब भी जंगल में आग लगती है दोस्तों, तो इससे एक चीज़ होती है, हमारी मिट्टी के अंदर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़िया होते हैं हमारे आगे उस एनवायरनमेंट की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी वगैरह है वो सब बेकार हो जाएगी। समझ गए? तो ये आपके सारे इम्पैक्ट हो गए। अब एट द लास्ट राइटर बोलते हैं, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। आखिरकार क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जिससे हम इन प्रकार के इंसिडेंसेस को रोक सकें, जिसमें सबसे पहला होगा कैपेसिटी डेवलपमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं अलग अलग, उनको हमें नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल पर भी पूरी तरह से बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर ये डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे तो इनको प्रॉपर तरीके से जानकारी रहेगी, तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। कई बार तुरंत एक्शन ना लेने की वजह से भी आग बढ़ जाती है, कई बार स्टार्टिंग में तुरंत एक्शन ले लिया जाए तो आग फैलने से रोका भी जा सकता है। फिर फॉरेस्ट कंट्रोल मैनुअल, ये भी कदम उठाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हम अलग अलग मैनुअल्स बना सकते हैं अपने फील्ड स्टाफ के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक पूरा डिपार्टमेंट, एक मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं जिससे तुरंत डिटेक्शन किया जा सकेगा और तुरंत यहाँ पे फायर को एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकेगी, है ना। लोकल और ट्राइबल पीपल जो हैं दोस्तों, जो जंगलों के आसपास रह रहे हैं या जंगलों में रह रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर में लेकर आओ। उनको एक तो रोज़गार मिलेगा, दूसरा उनको आसपास की नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो वो अपनी खुद की वहाँ की नॉलेज यूज़ करके, उस टेक्निक्स को यूज़ करके उस प्रकार के फॉरेस्ट फायर को रोक सकते हैं। ये भी एक बढ़िया इनिशिएटिव आपको नजर आएगा। हमें एक फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, प्रॉपर नियम लाने की ज़रूरत है जो वाइल्ड फायर मैनेजमेंट को लेकर काम करेगा। ऐसा नियम कोई है नहीं हमारे पास में जो जंगलों के आग को मैनेज करने के लिए हो, तो ऐसा फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, स्टाफ को इम्प्रूव करो। ठीक है, हमारी कैपेसिटीज़ बढ़ानी होगी फायर फाइटर्स की, जो भी यहाँ पर आग बुझाने वाले हैं, आग से लड़ने वाला यहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट है, इनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाओ। ठीक है, जगह जगह पर आप क्या कर सकते हो, टावर्स बना सकते हो, वॉच टावर, जंगलों के आसपास वॉच टावर बना दो, क्रू स्टेशन बना लो। एक नया कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन भी ओपन हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों के लिए, जिनको यहाँ पे हम रिक्रूट कर सकेंगे और वो लोग ध्यान रख सकेंगे, है ना। हम क्या कर सकते हैं, जो सीजनल फायर वॉचर्स है उनको हायर कर सकते हैं। जिस सीज़न में सबसे ज़्यादा आग लगती है उस समय पर यहाँ पे उनको हायर कर लिया जाए, उन टावर्स पर भेज दिया जाए, वो स्पॉट करते रहेंगे। तुरंत जहाँ पर भी उनको एक संकेत मिलेगा उसको तुरंत बुझाया जा सकेगा, जिससे वो आगे जाके कोई बड़ी आपदा नहीं बन पाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड्स है जिसके बेसिस पर एक्शन लिए जा सकते हैं। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली है। चलिए अब आता है आज का मेंस का क्वेश्चन, देखते हैं आपने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को सुना है। क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द रीज़न फॉर फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। आखिरकार जो ये वन अग्नि है, जंगलों में जो आग लग रही है, इसके पीछे का मेन रीजंस क्या है इंडिया में। दूसरा, इसका उपाय क्या हो सकता है आपके दृष्टिकोण से, ये आपने बताना है। हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। भारत में वन अग्नि के क्या कारण हैं, जंगल की आग को कम करने के लिए आपके दृष्टिकोण में समाधान क्या होना चाहिए, इस पे 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब 250 शब्दों में लिखना है, वो 250 वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, सबसे पहले हम अपना प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं। आज मैंने स्टार्टिंग में आपसे जो मैप का क्वेश्चन दिया है वो है किर्गिस्तान। अच्छे से किर्गिस्तान को मैप में देख लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी दंगे हुए हैं, उस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशिया के 5 देश आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से किर्गिस्तान भी है। किर्गिस्तान की बाउंड्रीज को अगर हम देखते हैं तो इसके नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साइड में कजाकिस्तान आता है, ईस्ट और साउथ में चाइना है, साउथ में तजिकिस्तान है और वेस्ट में उज्बेकिस्तान है। अगर हम इसको पर्टिकुलरली मैप में देखें तो ये रहा किर्गिस्तान। इसकी कैपिटल हो गई बिश्केक। ऊपर नॉर्थ में हो गया कजाकिस्तान, वेस्ट में हो गया उज्बेकिस्तान, साउथ में हो गया तजिकिस्तान, साउथ वेस्ट में हो गया चाइना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अलग अलग देशों की बाउंड्रीज हैं जो उसके साथ में शेयर होती हैं। नीचे आपको यहाँ पर इंडिया दिख रहा होगा, तो ये रहा इंडिया। ऊपर हमारे जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, इसका मतलब है आसपास सब देशी देश हैं, कोई पर भी इसको एक समुद्र का एक्सेस नहीं मिलता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है, जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाती है, वो है विक्ट्री पोबेडी। ठीक है, मेजर रिवर्स के बारे में बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे तो सिरदारा, नारिन एंड चू रिवर, ये आपको इंपॉर्टेंट नदियाँ, बड़ी नदियाँ देखने को मिलेंगी किर्गिस्तान की। यहाँ की झील के बारे में बात करेंगे तो ओजेरो इसेकुल, ये कह सकते हो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट सैलिन लेक है आफ्टर द कैस्पियन सी। पास में कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली लेक आपको देखने को मिलेगी, ओजेरो इसेकुल। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रखा जा सकता है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो किर्गिस्तान में ज़्यादा मात्रा में गोल्ड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। लोकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था, बताइए नीचे 4 दिए गए ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को कंपाइल करता है इंडिया में। तो वो कंपाइल करने वाली बॉडी है ऑप्शन नंबर सी, लेबर ब्यूरो। तो किस किसने इसका सही उत्तर दिया था बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो सीपीआई इंडेक्स है वो लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय।